आप देख रहे हैं जीरो और नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। सबसे पहले आपको ये तस्वीरें दिखाते हैं जो हमारे सिस्टम और इंसान के दर्द को लेकर सिस्टम की संवेदनहीनता को प्रदर्शित करता है। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के सीतापुर की है, जहां एक तीमारदार को बुजुर्ग महिला को अपने कंधे पर उठाकर अस्पताल ले जाना पड़ रहा है। दरअसल जिस ऑटो में मरीज को ले जाया जा रहा था, उसे मुख्यमंत्री की सुरक्षा की दलील देकर रास्ते में रोक दिया गया। मजबूरन तीमारदार ने अस्पताल से एम्बुलेंस मांगी, लेकिन आरोप है कि सीएमओ ने तीमारदार को डांट कर भगा दिया और फिर तीमारदार को बुजुर्ग महिला को अपने कंधे पर लेकर अस्पताल जाना पड़ा। ये देखिए, ये है हमारा वो सिस्टम जिसकी लापरवाही और संवेदनहीनता की तमाम तस्वीरें हम आपके सामने कई बार प्रदर्शित कर चुके हैं, जहां अपने मृत परिजनों को अपने कंधे पर लेकर लोगों को जाना पड़ता है अस्पतालों से, जहां बुजुर्ग से बुजुर्ग महिला या पुरुष को अपने कंधों पर लेकर हमारे हिंदुस्तानी भाई अस्पताल पहुंचते हैं। क्या यही हिंदुस्तान है जिसकी परिकल्पना हम सबों ने की है? आइए, जो बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं वो है कश्मीर से। ऐसा माना जा रहा है कि कश्मीर में आतंकियों को लेकर सरकार ने अपनी नीति और रुख में बदलाव की बात कही है। खबरें आ रही हैं कि सरकार चाहती है कि अब आतंकी संगठन में वो नौजवानों को ही गोली से उड़ाया जाए जो दरअसल विदेश यानी कि पाकिस्तान से घुसपैठ कर हिंदुस्तान आए हैं। लेकिन वो हिंदुस्तानी नागरिक जो आतंकवाद की तरफ प्रेरित होते हैं, उन्हें मुख्य धारा में आने का एक मौका और देते हुए उन्हें सरेंडर यानी कि आत्मसमर्पण करने की पूरा मौका दिया जाए। क्या ये वाकई में संभव है कि इस तरह का एक भेदभाव किया जा सकेगा कि कौन सा आतंकी विदेश से आया पाकिस्तानी है और कौन हमारा खुद का अपना भाई है जो आतंकी का चोला पहनकर बैठा है? लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि केंद्र सरकार इस नीति पर आगे काम करेगी। ऐसा लगता है जैसे कि पीडीपी की मुखिया यानी कि मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती का कुछ असर अब केंद्र सरकार पर भी होने लगा है। आतंकियों की कमर तोड़ने के मकसद से कश्मीर में लगातार सुरक्षा बल ऑपरेशन चला रहे हैं, जिनके जरिए देश के 250 से ज्यादा दुश्मन अपनी कब्र में पहुंच चुके हैं। लेकिन अब कश्मीर में आतंकियों को जिंदगी से जुड़ा एक नया मौका देने की पहल की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर आ रही है कि सरकार चाहती है कि दुर्दांत और पुराने आतंकियों को ही निशाना बनाया जाए और आतंक के रास्ते पर चल रहे नए नौजवानों को सरेंडर करने का मौका दिया जाए। सरकार की इस मंशा का एक इशारा खुद सीएम महबूबा मुफ्ती भी दे चुकी है, क्योंकि उसमें एक रोड मैप है। चाहे डायलॉग की बात है, चाहे बाकी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की बात है, चाहे दूसरे रास्ते खोलने की बात है, पॉलिटिकल रेजोल्यूशन की बात है, रिकंसिलिएशन की बात है, उस पर अमल आवरी होने से जम्मू कश्मीर में सिचुएशन में काफ़ी बदलाव आ सकता है, चेंज आ सकता है। माना जा रहा है कि इस किस्म की रणनीति का मकसद एक तीर से दो शिकार करना है। एक तरफ सरकार नौजवानों को मुख्य धारा से जोड़ने का मौका देना चाहती है और दूसरी तरफ वो आतंकी और कट्टरपंथी विचारधारा की तरफ नौजवानों का झुकाव कम करना चाहती है। शोपियां एनकाउंटर में एक असिस्टेंट प्रोफेसर के मारे जाने के बाद ये मुद्दा उठा था कि नौजवानों को आतंक से दूर रखा जाए और बहुत मुमकिन है कि ये नई रणनीति इस मकसद को हासिल करने की तरफ एक कदम हो। टीम न्यूज़ नेशन। एक अनुमान यह भी है कि इस किस्म की रणनीति के जरिए सरकार आतंकी जनाजों के जरिए नौजवानों को ब्रेन वॉश करने के मौकों को कम करना चाहती है। बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद से कश्मीर में मारे गए सभी आतंकियों के जनाजे में बड़ी संख्या में आतंकियों के शामिल होने की खबर आती रही है। आतंकी जनाजों में पहुंचते हैं, पाकिस्तान परस्ती का भाषण देते हैं, नौजवानों को बरगला कर आतंक के रास्ते पर चलने को मजबूर करते हैं या फिर प्रेरित करते हैं और इस तरह के जनाजों से कट्टरपंथी तत्व वहां तक पहुंचकर मजहब के नाम पर लोगों को बंदूक उठाने के लिए ब्रेन वॉश भी करते हैं। सरकार दरअसल इस पूरे पहल को इस अंदाज में लेकर आगे चलना चाहती है जिससे कम से कम नौजवान भटके नहीं। कश्मीर में अमन वापस लौटाने की कोशिश लगातार हो रही है, लेकिन जिस तरह कश्मीर के नौजवान बरगला कर या यूं कहीं कि पत्थरबाजी जैसी घटनाओं पर उतर आ रहे हैं, उसे देखते हुए ये लक्ष्य आसानी से होता दिखाई नहीं दे रहा। कश्मीर के बडगाम में आज भी पत्थरबाजी हुई है। दरअसल बडगाम के कुछ नौजवान सड़क पर उतर आए और पुलिस के साथ उनकी झड़प हुई। इन झड़पों के दौरान एक नौजवान की मृत्यु हुई और जवाब में सैकड़ों पत्थरबाज
सड़क पर उतर आए और उन्होंने सुरक्षा बलों पर पत्थर बरसाए। हालांकि सुरक्षा बल और पुलिसकर्मियों ने संयम बरता और कोई भी ऐसी अप्रिय घटना नहीं हुई जिसकी वजह से पत्थरबाज पर किसी भी तरह की घटना होती। लेकिन कश्मीर के नौजवानों के अंदर जिस तरह से अब जहर भरा जा रहा है, यह प्रदर्शित करता है कि कैसे आज ब्रेन वॉश करने में बहुत बड़ी सफलता अलगाववादियों को कश्मीर में मिल रही है। अब आपको दिखाते हैं पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके में कैसे फौज और हुकूमत के खिलाफ पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की जनता लगातार अपनी आवाज बुलंद कर रही है। ऐसी खबरें हम आपको कई बार दिखा चुके हैं कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आज़ादी की मांग और उसके साथ साथ तमाम अधिकारियों के खिलाफ और उसके साथ साथ प्रशासन के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ता है। लेकिन कैसे पाकिस्तान की पुलिस और वहां की सेना इस आवाज को दबाती है, ये भी जरा देखिए। 11 मई 1998, आज से 20 साल पहले राजस्थान के पोखरण की धरती एक धमाके से हिल गई थी। ये धमाका था भारत की परमाणु शक्ति का। पोखरण रेंज में भारत ने अपने दूसरे परमाणु परीक्षण को अंजाम दिया था और इस ऑपरेशन को नाम दिया गया था ऑपरेशन शक्ति। 1995 से अमेरिका को भारत के परमाणु परीक्षण का शक था और इसी वजह से अमेरिकी जासूसी सैटेलाइट भारत पर नजर बनाए हुए थे। इसी वजह से पोखरण 2 परीक्षण के लिए की गई तैयारियों को पूरी तरह से गुप्त रखा गया था। यहां तक कि सरकार में वरिष्ठ पदों पर बैठे कुछ लोगों को भी इसकी जानकारी नहीं थी। टेस्ट की तैयारी कर रहे सेना के अधिकारियों ने हर हरकत को सैटेलाइट से बचाने की तैयारी की थी। यहां तक कि वैज्ञानिक भी सैन्य अधिकारियों की वर्दी में टेस्ट साइट पर आते जाते थे। और फिर आया 11 मई का दिन, जब भारत ने अपने 45 किलोटन के डिवाइस का परीक्षण किया। लगातार 5 टेस्ट करने के बाद 13 मई को इन परीक्षणों को कामयाब घोषित किया गया। इन परीक्षणों के बाद अमेरिका ने भारत पर प्रतिबंध भी लगाए, जिनका अटल सरकार ने मजबूती से सामना किया। पोखरण की इसी विजय गाथा को अब फिल्मी पर्दे पर भी उतारा जा रहा है। जॉन अब्राहम की फिल्म परमाणु पोखरण टेस्ट पर बनी है और 11 मई के दिन ही फिल्म का ट्रेलर लॉन्च किया गया। पोखरण 2 भारत के इतिहास का सुनहरा पन्ना है। इसी परीक्षण के बाद ही दुनिया ने माना और समझा कि भारत एक जिम्मेदार एटमी ताकत है। टीम न्यूज़ नेशन। ये रिपोर्ट अभी हमने आपको जो दिखाई वो दरअसल आज पोखरण के सालगिरह के मौके पर तैयार की गई रिपोर्ट थी, जो अभी हमने आपके सामने प्रदर्शित की थी, क्योंकि ये इतिहास में हिंदुस्तान की वो बुलंद तस्वीर है जिसके जरिए आज दुनिया भर में हम अपने आप को एक संपन्न परमाणु देश के तौर पर प्रस्तुत कर पा रहे हैं। और मानना पड़ेगा वाजपेयी सरकार की उस दृढ़ निश्चयता को, जिसकी वजह से आज हम दुनिया भर में सर ऊंचा उठाकर कहते हैं कि हम एक परमाणु संपन्न देश हैं। लेकिन आइए अब आपको दिखाते हैं हमारी वो रिपोर्ट जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर है, जिसमें हमने आपके सामने ये दिखाने की कोशिश की है कि कैसे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आवाज़ों को दबाया जा रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये आवाज़ें पाकिस्तान के खिलाफ उठ रही हैं। पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद की सड़कें साफ मांगती आवाजों से गूंज उठी। इन आवाजों की एक ही मांग थी, पाकिस्तान के जुल्म और सितम से आजादी। दरअसल पिछले दिनों पीओके में नईम भट्ट नाम के एक प्रदर्शनकारी की पुलिसकर्मियों ने हत्या कर दी थी। खबरों के मुताबिक प्रदर्शन में शामिल नईम पर पुलिस वालों ने इतनी ताकत का इस्तेमाल किया कि नईम ने दम तोड़ दिया। तभी से नईम भट्ट पीओके के लोगों के संघर्ष का चेहरा बना। नईम भट्ट शहीद को टारगेट किलिंग करके शहीद किया गया। पुरअमन आवाज को दबा दिया जाए, लोगों पर जुल्म और जबर का सिलसिला तेज कर दिया जाए, तो फिर आप लोगों को, हुक्मरानों को यह मालूम होना चाहिए कि फिर कोई और रास्ता नहीं बचता है। पीओके के लोग लंबे वक्त से दोयम दर्जे के बर्ताव का शिकार रहे हैं और इसी वजह से वो अब पाकिस्तानी हुकूमत से आर पार की जंग के लिए तैयार है। ये हमारी पुरअमन जद्दोजहद कमजोरी समझ रहे हैं, तो हम देखते हैं हम 2-4 दिन तो और चीज़ों को पुरअमन चलाएंगे, हमारा धरना भी चलेगा, लेकिन उसके बाद हम बिल्कुल ये मुमकिन नहीं होगा। फिर हम दूसरी तरफ निकलेंगे, फिर ये दफ्तरों में भी नहीं बैठेंगे। पीओके में ऐसे प्रदर्शन अब रोजमर्रा की बात हो चुके हैं और विरोध की इस आवाज को दबाने के लिए पाकिस्तानी हुकूमत बेहिसाब ताकत का इस्तेमाल कर रही है। टीम न्यूज़ नेशन।
2 दिन की यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेपाल पहुंच चुके हैं और नेपाल में उन्होंने अपनी यात्रा जो शुरू की उसे आप एक धार्मिक यात्रा भी कह सकते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री ओपी ओइली ने एक बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का ठेका जो कि चीन को नेपाल ने पहले दे दिया था उसे छीनकर वापस नेपाल के पास रख दिया है। साल 2016 में प्रचंड सरकार ने चीन की कंपनी को यह ठेका दिया था, लेकिन ओइली सरकार ने इस फैसले को पलटकर इसे वापस हिंदुस्तान की झोली में डाल दिया है। ये 2 तस्वीरें शायद भारत के कूटनीतिक हलकों को राहत की सांस देंगी। 2 दिन की नेपाल यात्रा पर जनकपुर पहुंचे पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ, तो इस स्वागत से कुछ ही घंटों पहले खबर आई कि नेपाल में चीन का एक बड़ा प्रोजेक्ट रद्द कर दिया गया। मीडिया में आई खबरों की माने ओली सरकार ने बुंदीगंड की हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए चीन की कंपनी को दिया गया ठेका निरस्त कर दिया है। ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है जिससे 1200 मेगावाट बिजली हासिल करने का टारगेट है। बताया जा रहा है कि जल्द ही ओली सरकार इस प्रोजेक्ट के लिए नया टेंडर निकालेगी। चीन के लिए नेपाल की ओली सरकार का ये कदम किसी बड़े झटके से कम नहीं, क्योंकि जिस तरह 2016 में तत्कालीन प्रचंड सरकार ने यह ठेका दिया था, उसने साफ कर दिया था कि नेपाल पर चीन का प्रभाव बढ़ चुका है। दरअसल प्रचंड सरकार ने बिना किसी टेंडर के ये ठेका चीन के गेजुबा ग्रुप को दिया था और इसी वजह से सरकार के कदम पर सवाल उठे थे। प्रचंड सरकार ने इस प्रोजेक्ट को चीन के OBOR के अंतर्गत लाने की कोशिश भी की थी, लेकिन ओली सरकार ने ये मंसूबे कामयाब नहीं होने दिए और ये इशारा भी दिया कि भारत और नेपाल के संबंधों में चीन पूरी तरह सेंध नहीं लगा पाया। टीम न्यूज़ नेशन। और आइए अब आपको दिखाते हैं किस तरह से अंडमान और निकोबार आइलैंड्स पर हिंदुस्तान ने अपने आधुनिक लड़ाकू विमान सुखोई 30 MKI की तैनाती शुरू कर दी है। दरअसल ये प्रस्ताव पहले से था कि अंडमान निकोबार आइलैंड्स पर ट्राई कमांड स्टेशन बनाया जाए, लेकिन अभी तक वायुसेना पूरी तरीके से अपनी फौज वहां पर नहीं लगा पाई थी। लेकिन अब इस नई हवाई पट्टी के साथ अब अंडमान निकोबार आइलैंड्स में वाकई में एक ट्राई सर्विस कमांड बनाया जा चुका है। अंडमान निकोबार समंदर के बीच वो इलाका जहां भारत की ट्राई सर्विस कमांड स्थित हिंद महासागर में मौजूदगी और प्रभुत्व बनाए रखने के मकसद से ट्राई सर्विस कमांड का गठन किया गया था और अब इस कमांड की ताकत में इजाफा करने का फैसला लिया गया है। खबरों के मुताबिक कार निकोबार में अब सुखोई 30 MKI तैनात किए जाएंगे। इसके लिए द्वीप पर परमानेंट एयरवेज बनाए जाने का फैसला लिया गया है। साथ ही कार्निक और बाज एयरवेज पर भी संसाधनों में इजाफा किया जाएगा। इसके लिए डिफेंस प्लानिंग काउंसिल ने स्टडी के आदेश भी दे दिए। अंडमान निकोबार आइलैंड की लोकेशन ऐसी है कि वहाँ रह के हम उस पूरे एरिया को सर्विलेंस में रख सकते हैं और अगर नीड भी हमें कोई वो ऐसी इनिमिकल वो हमारे एडवर्सरी हमें दिखें तो हम उनको स्ट्राइक भी कर सकते हैं अगर वो हार्म करने चाहें तो। अब तक अंडमान और निकोबार तक सुखोई पहुंचाने के लिए 12,000 किलोमीटर दूर बने एयरबेस का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन ट्राई सर्विस कमांड को मजबूती देने के मकसद से एयरबेस और एयर स्ट्रिप बढ़ाने जैसे फैसले लिए गए हैं। फिलहाल इस इलाके में 2 एयरबेस हैं। पहला कार निकोबार में कार्निक एयरबेस और दूसरा ग्रेट निकोबार में बाज एयरबेस। इसके साथ ही साथ शिवपुर के नेवल एयर स्टेशन पर भी संसाधन बढ़ाए जाने का प्लान है। शिवपुर में अभी 1000 मीटर लंबी एयर स्ट्रिप है, जिसे 3000 मीटर तक बढ़ाया जाएगा। बताया जा रहा है कि आने वाले वक्त में दक्षिणी अंडमान के रेटलैंड द्वीप पर लॉन्ग रेंज मिसाइल फैसिलिटी को विकसित किया जाएगा। जिस तरह चीन लगातार हिंद महासागर में अपनी पहुंच बढ़ाने में जुटा है, उसे देखते हुए ट्राई सर्विस कमांड की ताकत में इजाफा करने का फैसला लिया गया। अंडमान में भारतीय वायुसेना का सबसे खतरनाक फाइटर प्लेन सुखोई का स्क्वाड्रन तैनात किया जा रहा है, जो चीन के हर गलत मंसूबों को पलक झपकते ही नेस्तनाबूद कर देगा। वीडियो जर्नलिस्ट कमल किशोर के साथ रविकांत राय, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। इसमें कोई शक नहीं है कि तकनीक के आधार पर चीन अपने आप को लगातार विकसित कर रहा है, लेकिन क्या आप इसकी परिकल्पना भी कर सकते हैं कि तिब्बत के पठार पर चीन अब ये योजना बना रहा है कि किस तरह वहां बारिश कराई जाए। जी हां, चीन ने दरअसल क्लाउड एग्रीगेटर तकनीक का इस्तेमाल करते हुए तिब्बत के पठार पर भी बारिश की पूरी योजना बना रखी है।
अब अगर तिब्बत में भी जबरदस्त बारिश होने लगे तो सोचिए पूरा का पूरा तिब्बत और उसके वातावरण पर कितना असर पड़ेगा और उसके साथ साथ ये परिदृश्य कितना बदल भी जाएगा। कुछ इसी तरह चीन भी अब कुदरत के चक्र को बदलकर बादलों का रुख मोड़ने की फिराक में है। फोर्ब्स में छपी खबरों की माने तो तिब्बत के पठार में चीन एक बड़ा क्लाउड एग्रीगेटर लगाने जा रहा है, जिसके जरिए वो तिब्बत के पठार में बादलों को एक जगह लाकर ज्यादा बारिश कराना चाहता है, ताकि तिब्बत के पठार में पानी की समस्या से निजात मिल सके। बताया जा रहा है कि इस तरीके के जरिए तिब्बत में हल्के बादलों को एक जगह लाकर उनके अंदर नमी बढ़ाई जाएगी, ताकि वो बरसें और पानी धरती पर आए। इससे पहले चीन और यूएई जैसे देश क्लाउड सीडिंग की तकनीक पर महारत हासिल कर चुके हैं। यूएई में विमानों के जरिए वातावरण में कण छोड़े गए थे, जिनसे बादल बने और बरसात हुई। वहीं चीन ने दूसरा तरीका अपनाया था। चीन में रॉकेटों के जरिए क्लाउड सीडिंग की जाती है, यानी आयंस को रॉकेटों के अंदर भरकर वातावरण में भेजा जाता है। जब ऊपर जाकर रॉकेट फटता है तो आयंस बादलों से मिलते हैं और फिर बरस जाते हैं। हालांकि नासा इस तकनीक में एक कदम आगे बढ़ चुका है। नासा ने एक ऐसी मशीन विकसित कर ली है जिसके जरिए आर्टिफिशियल बादल बनाकर वातावरण में छोड़े जा सकते हैं, और इस मशीन का पहला टेस्ट कामयाब भी हो चुका है। विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में चीन लगातार आगे बढ़ रहा है और चीन की इसी तरक्की में एक और मील का पत्थर साबित हो सकता है क्लाउड एग्रीगेटर। टीम न्यूज़ नेशन। अगर चीन तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है तो कम से कम हिंदुस्तान में सोशल नेटवर्किंग साइट्स का इस्तेमाल अब जनता बड़े पैमाने पर कर रही है। मुरादाबाद में रेलवे पुलिस ने छेड़छाड़ के एक आरोपी को ट्रेन में उस वक्त हिरासत में लिया जब वो ट्रेन में ही एक महिला के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहा था। परेशान महिला ने इस घटना की जानकारी ट्वीट के जरिए रेल मंत्री को दी। रेल मंत्री का जैसे ही इस ट्वीट को पढ़ना हुआ, उन्होंने कार्रवाई की और मुरादाबाद में जब ट्रेन रुकी तो रोककर आरोपी को हिरासत में लिया गया। यानी कि ये सबक हम सब ले सकते हैं कि अगर कहीं ऐसी कोई दिक्कत आती है तो आप आगे बढ़कर सोशल मीडिया का सहारा लीजिए और उम्मीद यही की जाती है कि आपको मदद जल्द से जल्द मिलेगी।